दंगल, बागपत में दंगल, रामपुर में दंगल, मथुरा में दंगल, कानपुर में दंगल, मेरठ में दंगल, दंगल 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 हो, दंगल 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 हो। भाजपा से सपा का, बसपा से कांग्रेस का, कांग्रेस से भाजपा का, लोध से भाजपा का, दंगल 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 हो, दंगल 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 हो। अमित जी से राहुल का, मायावती से डिम्पल का, अखिलेश से राजनाथ का, कालराज से आजम का, दंगल 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 हो, दंगल 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 हो। भारतीय जनता पार्टी के कई मुंह हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं, जब कट्टर बुलाना होगा तो कटियार बोलेंगे, साक्षी बोलेंगे, कुछ नरमपंथी हैं तो बड़ा उदारता दिखाएंगे। अब जब नोटबंदी आपने कर दी तो आज मोदी जी हिसाब किताब बता दें कि भाई कितना इसमें व्हाइट था, कितना ब्लैक था, किसका व्हाइट था, किसका ब्लैक था। के माननीय अखिलेश जी ने भी जनता के भी जो कुछ कहा वो तो पूरा ही करके दिखाया, लेकिन उससे आगे भी करने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक धर्मेंद्र यादव ने बनारस में कैंप कर लिया। वो यहीं से पूर्वांचल के तमाम जनपदों पे, विधानसभाओं में जाके अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। वो सुबह सुबह इस तरह तैयार होकर के निकलते हैं और वो आज हमारे साथ, आज हम आपके साथ सांसद जी दिन भर रहेंगे और देखेंगे कि आखिर चुनाव प्रचार में क्या मुद्दे उठाते हैं और किस तरह से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब सुबह सुबह आप निकलते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्या मन में क्या होता है, क्या इशू उठाना है? कल जो हम बोले थे वो बातचीत आ गई है, अखबार वालों ने सही ढंग से दिखाया है या नहीं? नहीं, देखो ये तो जिम्मेदारी मीडिया के लोगों की है। जहाँ तक मैं जहाँ जा रहा हूँ और जो लोग भी मिल रहे हैं मीटिंगों में, मेरी पहली जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को पार्टी की नीतियों के साथ कन्विंस करके आऊँ, और मैं सोचता हूँ उस चीज़ में मैं बहुत हद तक सफल हूँ। और मीडिया की मैं कभी चिंता नहीं करता कि क्या निकला या नहीं निकला, वो मीडिया के लोगों की अपनी जिम्मेदारी है उनकी। जहाँ तक सवाल है, मुझे बहुत प्रसन्नता के साथ मैं प्रचार में जाता हूँ और इसलिए जा रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार और समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे पर कोई मुझे घेर नहीं सकता, इसलिए क्योंकि काम किया है। हमारे नेताओं ने, माननीय नेताजी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी की जुबान से निकली एक एक बात जमीन तक उतार के सरकार की योजनाओं के माध्यम से दिखाई है। कई जिलों में जाने का मौका मिला, कोई जिला ऐसा नहीं मिला जिस जिले के लिए विशेष कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की योजना माननीय मुख्यमंत्री न चलाई हो। तो इसका स्वाभाविक फायदा पार्टी को मिल रहा है और पार्टी के प्रचारक के रूप में हम लोगों को बड़ा सहूलियत और आसानी है। कुछ तो मन में सोचते होंगे ना कि आज दिन में विरोधियों ने ये आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, इसका काउंटर देना है। नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जो चीजें मुद्दे आ रहे हैं उन पे जवाब भी देना है और दिए जा रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। आने वाले समय में भी कोई मुद्दे आएंगे तो उन पे देंगे। और क्षेत्र के कुछ स्थानीय मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी लगातार जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों को आसान है। हालांकि होमवर्क, फीडबैक पार्टी के लोगों से मिलता है, तो इसलिए आसानी होती है क्योंकि सरकार ने, पार्टी ने काम किया है लोगों के साथ जुड़ के, इसलिए बहुत दिक्कत किसी तरह की लोगों को कन्विंस करने में नहीं हो रही है। लोग हम लोगों की बात से सहमत भी हो रहे हैं, कन्विंस हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से संतुष्ट होते हुए वो फिर से एक बार उनको मौका देना चाह रहे हैं। सुबह से शाम तक आप चुनाव प्रचार में रहते हैं, कैसे कर पाते होंगे अपने आप को? कुछ सोचते हैं, जब लौट के आए हैं कोई फिल्म देखता, कोई गाना सुना, कैसे आप अपने आप को रिफ्रेश करते हैं? परिवार वालों से बातचीत हुई आपकी? नहीं, परिवार वालों से तो बातचीत होगी, स्वाभाविक है। इसके अलावा कोई बहुत रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग खुद ही राजनीति को एंजॉय कर रहे हैं। अलग से कोई हमें रिफ्रेश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक साथियों के बीच हंसी मजाक,
चर्चा ही पर्याप्त हो जाती है। उन्हें नहीं सोचता कोई अलग से कोई ज़रूरत है बहुत। आपने होटल में कैंप कर रखा, अपने सहयोगियों को आप साथ ले आए हैं जो हैं आपको लगता है कि लंबा प्रवास है, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं खाने पीने रहने उठने बैठने की? नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों का सहयोग है, जिस जिले में जा रहे हैं उस जिले के लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोग ख्याल भी कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 6 तारीख तक कंटिन्यूअस यहीं बनारस और पूर्वांचल में प्रचार करना है। दरअसल जी एक चीज है, जैसे आप माना जाता है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ विश्वविद्यालय के लोग आ जाते हैं, आपके बैच के लोग आ जाते हैं, और ये कहा जाता है कि हंसी ठहाकों के बीच में धर्मेंद्र यादव अपना प्रचार करते रहते, चुनाव प्रचार करते थे। तो आपको लगता है कि वास्तव में राजनीति आप इंजॉय कर रहे हैं? नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ कंप्लीट, और इसलिए भी इंजॉय कर रहा हूँ कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई के दौरान पूर्वांचल का कोई जिला ऐसा नहीं जिस जिले के हजारों साथी ना हो। आज वो सब अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने इलाकों में प्रभावशाली लोग हैं, और कहीं ना कहीं मुझे उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि ये पूर्वांचल का कोई ऐसा कस्बा नहीं है, ब्लॉक नहीं है, और संभवतः कोई ऐसा न्याय पंचायत नहीं बची होगी जिन न्याय पंचायतों में हमारे रिश्ते नहीं रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के माध्यम से। तो उसका स्वाभाविक फ़ायदा मिलता है, एक अपनापन है। मैं कह सकता हूँ कई बार पूर्वांचल के कुछ साथी मेरी गाड़ी में बैठे होते, वो रास्ते भूल जाते हैं, और मुझे रास्ता याद रहे क्योंकि मैं बहुत घुमा हूँ यहाँ। चलिए एक आखिरी सवाल से आपके साथ चलते हैं। विरोधियों के हमले की तो तैयारी आप कर ही लेते होंगे, आपको कहीं अपनों का भी हमले का डर सताता है कि कहीं शिवपाल चाचा बोल दिए हो कि नई पार्टी बनाएंगे, अमर सिंह ने कुछ और बयान दे दिया हो, तो इसके लिए भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ती होगी कि लोग पूछेंगे तो जरूर, और आप उसको सीधे नकार भी नहीं सकते हैं? देखिए, चाचा का बयान क्या आ रहा है या अमर सिंह जी का बयान क्या आ रहा है, लोग इस बात को इस समय ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग ये चाहते हैं किस तरह से माननीय अखिलेश जी दोबारा मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने झूठ बोला है, जिन्होंने लोगों को गुमराह किया 2014 के लोकसभा के चुनाव के समय, बहुत लंबे सपने दिखाए, अच्छे दिनों से लेके तमाम सपने दिखाए, उस सपने उन्होंने पूरे नहीं किए। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि उन्होंने जितना कहा है उससे ज़्यादा करके दिखाया है। इसलिए आज उनकी बात की साख विश्वास, आदरणीय नेताजी के बारे में जो नारा लोग लगाए कि जो कहा सो करके दिखाया, और वही नारा मैं समझता हूँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए लोग लगा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और कहीं कोई शंका नहीं है किसी तरह की। पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापक समर्थन मिला है, और पूर्वांचल के लोगों ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है, नेताजी का सम्मान बढ़ाया है। इस चुनाव में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान बढ़ाते हुए फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जब धर्मेंद्र यादव चुनाव प्रचार में निकलते हैं तो सैकड़ों लोग उनको जगह जगह रोक करके उनकी जनसभाएं करते हैं, जगह जगह पे उनका अभिवादन होता है फूल माला से, झंडे बैनर से, और ये उनके रोज के रूटीन कार्यक्रम है। धर्मेंद्र यादव इसी तरह से चुनाव प्रचार करते हैं। अब उनको रथ में बैठा दिया गया, इनका काफिला पीछे है, इनके समर्थक आगे हैं। धर्मेंद्र जी, लोग जनसभाएं कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अभी आपने मैंने देखा आपने नुक्कड़ सभा की, लोगों से स्वागत किया, अब आप रोड शो कर रहे हैं। वो जो भी उम्मीदवार साथियों ने तय किया है उनकी अपनी जरूरतों के हिसाब से उस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने तय किया कि रोड शो होना चाहिए तो रोड शो हो रहा है। आपको लगता है वो मुद्दे उठ पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं, हाथ मिलाना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल चुनाव में यही होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क पहुंचे और जहां मौका मिले अपनी बात को कहना है। और ये रोड शो एक अच्छा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। और जी, किस तरह का जज्बात देखते हैं लोगों में? आपको लगता है कि प्रत्याशियों के लोग अगर आपसे शिकायत करते हैं तो कैसे उनको मनाते हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं है जो माननीय नेताजी और मुख्यमंत्री और सरकार से नाराज हो। अगर कोई स्थानीय मुद्दा होता भी है तो बड़े उद्देश्य के लोग नंदाज करते हैं चीजों को और सहयोग करते हैं पार्टी का। धर्मेंद्र जी, आपको लगता है जो गठबंधन जिसके साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं वो जमीनी स्तर पर काम कर पा रहा है? पूरी तरह से, जहां तक मैं जहां पहुंचा हूं अब तक
हर जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत भी किया, सहयोग भी किया। कभी इस बात का भी दुख होता है कि किलोमीटर, आपको अगर मैं दिखाऊं, 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लंबा तक जाम लग जाता है, इस बात का कभी दुख भी होता है कि लोगों को तकलीफ हो जाती है? नहीं, आपके रोड शो से नहीं, कभी मैंने तकलीफ नहीं होने दी। मेरे कार्यकर्ता इतने अनुशासित और संयमित हैं कि वो जहां भी खड़े होते हैं एक साइड से गाड़ी करके, कहीं जाम की कोई नौबत नहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र यादव दिन भर चुनाव प्रचार करते हैं और इसी तरह वो जहां पे भी पहुंचते हैं, अगर भीड़ देखते हैं तो इस तरह पे वो अपनी जनसभाएं करते हैं। हजारों लोग उनको सुनने चले आते हैं और हर उस मुद्दे को, हर उस लोकल इश्यूज को उठाते हैं जो वोट बैंक में तब्दील हो सकता है। और इसी यही वजह है कि जब वो बोलते हैं लोकल मुद्दों पे तो यहाँ के लोग खूब तालियां बजाते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ वोट बैंक में तब्दील हो सकती है, सरकार की उपलब्धियाँ किस तरह से बतानी है। और यही वजह है कि इस तरह से वो दिन भर अपने चुनाव प्रचार को करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? धर्मेंद्र यादव को सुनने क्यों आई है? धर्मेंद्र भैया को देखना है, अखिलेश भैया को सीएम बनाने के फिर से शौक हम लोग को है। क्यों बनाना चाह रहे हैं उन्हें? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की हर व्यवस्था दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, यही हम लोग को चाहिए। इसके लिए पुल सैदपुर का बनवाए, सबसे बड़ी बात है। ये 20 साल से पुल नहीं बन रहा था, अखिलेश जी की वजह से, सुभाष पासी जी की वजह से ये पुल बना। पुल बनने से जाने आने में सबको सुविधा हो गया है। धर्मेंद्र यादव हर उस मुद्दे को उठाते हैं जो वोट बैंक में तब्दील हो सकता है। बिजली, सड़क, पानी की बात करते हैं। जैतपुर में उनकी सरकार ने बड़ा पुल बनाया, उसका जिक्र करते हैं। यहाँ पे रामकरण आर्या, यहाँ के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। तो कुल मिलाकर धर्मेंद्र यादव अपने काफिला आगे बढ़ता जा रहा है। वो एक के बाद एक जनसभाएं करते जा रहे हैं, लोगों से रोड शो करते जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव के चुनाव प्रचार की खास बात होती है कि वो अगर कोई छात्र संघ का अध्यक्ष हो या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो लोग हैं उनके घर जरूर जाते हैं। ये अजीत यहाँ पे हैं, उनके घर आए हुए हैं, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जिनका पर्चा खारिज हो गया, बावजूद उसके धर्मेंद्र जी के यहाँ पहुंचे। अजीत, धर्मेंद्र जी आपके यहाँ है, कैसा लग रहा है? और एक जीवन का सबसे ऐतिहासिक पल है और मैं भैया का बहुत बड़ा कर्जदार रहूंगा, क्योंकि मैं समाजवादी सिपाही हूं। धर्मेंद्र यादव जी का, रमेश यादव जी के माननीय नेताजी और युवा अध्यक्ष सम्राट अखिलेश यादव जी का आभारी हूं कि हमारे पास हमारे कुल के सबसे बड़े राजा हमारे घर में आया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा नेता मेरे घर आया है और मैं इनका तहे दिल से, पूरे गांव से, पूरे जिले की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। धर्मेंद्र जी, ये खास बात है कि छात्र संघ का कोई नेता हो। इलाहाबाद आपकी कमजोरी है, आप काफिला रोक देते हो, उसके पास चले आते हो। अगर इलाहाबाद का कोई छात्र हॉस्टलर है या आपके साथ का आदमी? इलाहाबाद मेरी कमजोरी नहीं, इलाहाबाद मेरी सबसे मजबूत ताकत है, जिसने मुझे पूर्वांचल में पहचान दी है। और मुझे बहुत खुशी होती है अपने बीच के छात्र साथियों के साथ, छात्र नेताओं के साथ, जिनके साथ मैंने अपने जीवन का लंबा समय गुजारा है। और जब कभी मुझे मौका मिलता है अपने साथियों के घर तक जरूर जाता हूँ। धर्मेंद्र भैया इतने अच्छे हैं, जब हम लोग साथ से पढ़ते थे इलाहाबाद में, तो उनके अंदर ऐसी चीजें हैं कि वो हमको यहाँ तक खींच ले आई है। उनका नेचर, उनकी सौम्यता, उनकी ईमानदारी, इस वजह से हम लोग को यहाँ खींच तक इलाहाबाद से लेके चली आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, मेट्रो चलवाई और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे उन्होंने सुखोई विमान उतरे। ऐसे भारत में कोई ऐसा हाईवे नहीं है जिसपे सुखोई विमान उतर सके, लड़ाकू विमान उतर सके। पूरा पूर्वांचल ने पश्चिम से कहीं ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी को अगर मिला है तो पूर्वांचल में मिला है। समाजवादी योजनाएं, समाजवादी पार्टी की सोच को जो आदरणीय नेताजी ने जमीन तक उतारा और माननीय अखिलेश भैया ने इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की। कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने काम किया है। डायल 100 आप देख सकते हैं और वुमेन पावर लाइन के लिए 10-90 का हो सकता है। आप सब देख सकते हैं विकास हुआ है। धर्मेंद्र यादव का काफिला जब गांव से गुजरता है तो कुछ उसका नजारा यूं ही होता है। आप देख रहे होंगे कम से कम
सैकड़ों गाड़ियां इस काफिले में हैं और लगातार इस काफिले का कहीं अंत नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला बढ़ता जा रहा है, लोग उसमें ऐड होते जा रहे हैं। कोशिश होती है करीब 200 किलोमीटर की यात्रा कर लिया जाए धर्मेंद्र यादव की प्रतिदिन करीब 200 किलोमीटर की यात्रा करके करीब 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, चौराहों पर सभाएं करते हैं और कोशिश यही होती है कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो कार्यक्रम हैं, उनको जनता तक पहुंचाएं, जन जन तक ले जाएं। तो कुल मिलाकर के धर्मेंद्र यादव दिन भर सुबह से शाम तक प्रचार कर रहे हैं और उनकी मैंने कहा कि कोशिश यही होती है कि वो इस मुद्दे को, सरकार के जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, सरकार की उपलब्धियां हैं और जो कब्रिस्तान का मुद्दा हो, चाहे रमजान में और दीपावली में बिजली का मामला हो, वो हर उस मुद्दे को उठाते हैं। साथ ही वो लोकल इश्यूज को जरूर छूना पसंद करते हैं कि जो यहाँ पे मुद्दे होते हैं, यहाँ की पानी, बिजली, सड़क जो इशू होता है उसको भी उठाते हैं। तो कुल मिलाकर के आज हम दिन भर धर्मेंद्र यादव के साथ हैं और इस तरह से लगातार उनका काफिला बढ़ता जा रहा है, सूरज चढ़ता जा रहा है और हम भी उनके साथ हैं और देख रहे हैं उनके चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग। किसको सुनने आए हैं? नेताजी को। कौन आया है? धर्मेंद्र यादव। क्या सुनने आए हैं? उनका भाषण। धर्मेंद्र यादव रोड शो करते हैं, नुक्कड़ सभाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं और इस तरह की छोटी छोटी जनसभाएं करते हैं अपने जनरल के प्रचार अभियान के दौरान और यहाँ पे तमाम छोटे नेताओं को बोलने का मौका दिया जाता है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों के नेता आते हैं, एक साथ बोलते हैं और जो गठबंधन है इसको धरातल पर उतारने की कोशिश की जाती है। जहां तक सवाल है, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पूरे यकीन, विश्वास और भरोसे के साथ आया हूं। इस क्षेत्र के लोगों के बारे में जो मैंने सुना है और मैं यकीन करता हूं कि इस बार जितना आपके बारे में सुना उससे भी ज्यादा इस बार करके आप और दिखाओगे। बहुत कुछ सुन रखा है। समाजवादी पार्टी आने वाले 25 सालों तक कैसे बेहतर काम कर सके, समाजवादी योजनाएं, समाजवादी पार्टी की सोच को जो आदरणीय नेताजी ने जमीन तक उतारा और माननीय अखिलेश भैया ने इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की, इस कोशिश को आपको ताकत देने की जरूरत है साथियों, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक और आदरणीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी लड़ रही, वहीं देश के प्रधानमंत्री, मुझे लग रहा पूरे देश की सरकार की ताकत, पूरे भारतीय जनता पार्टी की ताकत लेके बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। बनारस में डेरा जमाए पड़े हैं सब, लेकिन अकेले अखिलेश जी को भी नहीं झेल पा रहे हैं। अकेले अखिलेश जी और उनकी सेना बहुत है इनसे निपटने के लिए, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि हम सबका गौरव है, हम सबको फक्र है कि जहां माननीय नेताजी ने अपने कार्यकाल में जो बातें कहीं जनता के बीच पूरी की, वहीं माननीय नेताजी से 2 कदम और आगे बढ़ के माननीय अखिलेश जी ने भी जनता के बीच जो कुछ कहा वो तो पूरा ही करके दिखाया, लेकिन उससे आगे भी करने की कोशिश की है। आपने कभी एक्सप्रेस वे मांगी थी क्या? कभी कल्पना की थी? लेकिन आज माननीय अखिलेश यादव जी ने बिना मांगे, बिना कल्पना के, बिना समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में रख के लखनऊ से बलिया, गाजीपुर होते हुए एक्सप्रेस वे बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। आज 55 लाख हमारी माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन, 18 लाख से ज्यादा नौजवानों को लैपटॉप, किसानों को किसान बीमा, किसानों का कर्ज माफ, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, डायल 100 चलाकर पूरी की पूरी पुलिस व्यवस्था को बदला। देश मेरा रंग रेज ये बाबू, काट काट यहाँ घटता जादू। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। मार लगाएंगे सबकी डूबती नैया। खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी। आने वाले समय में मवेशी के लिए एम्बुलेंस चलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। हम लोग ड्रेस दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं,
खाना भी दे रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए दूध का भी इंतजाम करेंगे और घी का भी इंतजाम करेंगे स्कूलों के अंदर। समाजवादी पेंशन हमारी गरीब माताओं बहनों को 55 लाख मिल रही है और 500 रुपए महीना मिल रही है। आराम से गाड़ी इसको बढ़ा के 1000 रुपए महीना करना और 55 लाख की जगह 1 करोड़ तक समाजवादी पेंशन पार्टी। सुबह से हो आपने जो है शाम हुआ है, रामचंद्र जी को हिचकी क्यों आ रही है? सीता जी ने पूछा राम से कि क्यों हिचकी आ रही, तो राम ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें याद कर रहे हैं और ये परंपरा बना ली भारतीय जनता पार्टी। जब जब चुनाव आया तब तक राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर इन्होंने वोट मांगे, इसीलिए लोग इस तरह की बातें आज लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर को एक इशू बना करके वोटों का पोलराइजेशन कर रहे हैं? नहीं, ये इनकी परंपरा रही, भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा ही नहीं, कोई चुनाव नहीं छोड़ा है। हर चुनाव मैनिफेस्टो में ये जानते हुए कि मामला सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, उसके बावजूद इस समाज में, और कई बयान कई नेताओं के उनके आए, हमेशा समाज को कैसे बांटा जाए, क्योंकि कुछ किया नहीं जनता में, तो इसी मुद्दों पर इस तरह के मुद्दे उछाल के वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, अब इनके इस तरह के कोई मुद्दे काम आने वाले नहीं दिन भर चुनाव प्रचार के बाद सांसद अपने जहां से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहां लौटे हैं, होटल लौटे हैं, लेकिन कार्यकर्ता इनके साथ रात में 11 बजे 11:30 बजे भी हैं। धर्मेंद्र जी, अब आप सुबह से शाम तक चुनाव प्रचार करते रहे, थक के आए हैं, लग रहा कि चले आराम करें कि अभी भी जिस तरह से लोग आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, कुछ है बेचैनी? नहीं, कोई बेचैनी नहीं, लेकिन काम के तौर पर जो काम की जरूरत है उस पूरा करने की जिम्मेदारी और कर रहे हैं। हालांकि कोई बेचैनी जैसी चीज नहीं है, पार्टी चुनाव बहुत मजबूती के साथ जीत रही है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक और बदायूं के सांसद दिन भर के चुनाव प्रचार के बाद लौटे हैं अपने कमरे में। कुछ सोचते होंगे कि दिन भर में जो आपने किया पार्टी के लिए, जो आपने सोचा था सुबह से शाम तक, वो पूरा हो गया, जिन मुद्दों को उठाना चाहते थे जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया? देखिए, जहाँ तक दिन भर का स्वाभाविक कार्यक्रम पहले से ही लगते हैं जिसकी उनको पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। जहाँ तक लोगों का सवाल है, वो तो जब आप बातचीत करते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, लोगों की रिस्पॉन्स से ही अंदाजा लग जाता है कि आपकी बात से लोग सहमत हैं या नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, अब तक जितने भी क्षेत्रों में जा पाया हूँ चुनाव में, मैं कह सकता हूँ कि अधिकांश क्षेत्रों का माहौल एक तरफा पार्टी के पक्ष में, और वो इसलिए है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। जिस भाषा का, जो भाषा का असर आ गया है, वो आप मानते हैं कि उसमें गिरावट आई है, राजनीति की में भाषाई गिरावट आई है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी दल के नेता के रूप में, किसी विचारधारा के पोषक या प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते, मोदी जी कुछ भी कहे, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को गिराने का अधिकार मोदी जी को नहीं है और नहीं गिराना चाहिए। और नौजवान लोग पूछ रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, और रोजगार देना तो दूर की बात है। नोटबंदी के कारण मैं कह सकता हूं कि देश के 5-6 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो लोग बेरोजगार हो गए प्रधानमंत्री जी की केवल एक नोटबंदी की योजना से। तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, हमारा देश जहां 125 करोड़ का देश, जिसकी वो अपने हर भाषण में जिक्र करते, आखिर 125 करोड़ हाथों को काम कैसे दोगे? और जिनके हाथों में काम थे उनके काम भी आपने छीन लिए केवल नोटबंदी से। अगर किसी के पास कोई काला धन नहीं तो घबराहट क्यों है? नहीं, घबराहट काले धन की नहीं है, घबराहट इस बात की लेकर है कि लोग लाइनों में लगे रहे 4 महीने, कोई अमीर नहीं लगा, कोई काले धन वाला लाइन में नहीं दिखा। लाइन में लगे थे किसान, लाइन में लगे थे मजदूर, लाइन में लगे थे नौजवान, महिलाएं। क्या नोटबंदी होने से काले धन खत्म हो गया? क्या नोटबंदी होने से बेईमानी रुक गई? क्या नोटबंदी होने से जो नकली नोट की बात की थी, आज न 2000 नकली नोट आ गया बाजार के अंदर? आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने स्तर गिराया, वो कह रहे हैं खुद मुख्यमंत्री ने स्तर गिरा दिया। वो कहते हैं कि अगर गधों का प्रचार सदी के महानायक कर रहे हैं तो क्या आपत्ति है आपको? नहीं, आपत्ति नहीं है। सवाल यह है कि आखिर अगर आपत्ति नहीं थी आपको मोदी जी, तो आप इतना रिएक्ट क्यों कर गए? प्रधानमंत्री जी को क्या इस तरह की रिएक्शन देना चाहिए? उस चीज के ऊपर अगर मुख्यमंत्री ने एक कमेंट किया, वो तो बिजली की बहुत सारी,
उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री इसलिए नहीं डर रहे थे, उन्हें पता था कि तारों में बिजली नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी का कोई भी भक्त जिसको लग रहा है कि बिजली नहीं, वो किसी भी तार को कहीं भी जाके छू के देख ले, इंटीरियर गांव के तारों को पकड़ के देख ले। तो मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री जी और उनके नेताओं ने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 3 जिम्मेदार राजनीतिक दलों की तुलना एक आतंकी के साथ की। क्या कोई मामूली बात है ये? 3 राजनीतिक दल जिन्होंने देश की सरकार चलाई, प्रदेश की सरकार आज भी चला रहे हैं, तीसरी पार्टी भी इस प्रदेश में 4 बार सरकार में रही, लेकिन क्या हम उसको आतंकी कहने का अधिकार रखते हैं? उन्होंने आंकड़ा कहा कि भाई रमजान में ज्यादा बिजली मिलती है, दीपावली में आप देते नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, तो वो दर्द उन्होंने सार्वजनिक किया। जानकारी होगी और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा देश जान रहा है कि 13,500 मेगावाट जहां ईद में दी थी, वहीं 15,500 दिवाली पे दी। ये आंकड़ा प्रदेश सरकार की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से आज जनता के बीच है, कोई चीज छुपी नहीं है। जहां जिस कब्रिस्तान की बात की, अगर कब्रिस्तान बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया, वो इसलिए किया था क्योंकि अक्सर ये शिकायतें आती थी कि कब्रिस्तानों की जमीनें लोग कब्जा कर रहे हैं। ये अक्सर शिकायतें थी, आए दिन विवाद होते थे, कई बार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में ही पहले से कह दिया था कि कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल हो, जिससे कोई भी उस पर कब्जा अवैध तरीके से न कर सके, वो सुरक्षित रहें। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने आपके शमशानों के लिए भी योजना बना रखी है, जिसमें 20 लाख रुपए पर के हिसाब से बढ़ा के 25 भी कर दिया है। तो बहस क्यों डाइवर्ट हो गई? आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर आप आ जाते हैं कि रमजान पे, बिजली पे, शमशान पे, कब्रिस्तान पे, क्यों ये डिरेल क्यों हो जा रही है? नो डाउट ये लोग वो डाइवर्ट करना चाहते जिन्होंने विकास किया ही नहीं, क्योंकि आज सवाल है उनके सामने, प्रदेश की जनता सवाल कर रही है, जनता को उन सवालों के जवाब चाहिए। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि 4 बजट भारत सरकार पेश कर चुकी है अब तक, 4 बजट मिला के उन्होंने अपने 2014 का चुनाव का कौन सा घोषणा पत्र का वादा किया हुआ पूरा किया है? तो प्रेरणा भी लें तो ऐसे लोगों से लें जिनसे प्रेरणा का मतलब होता है। अब प्रेरणा की भी प्रधानमंत्री जी ने क्या स्तर कर दिया? नहीं, वो कहते हैं मैं आप नाम नहीं लेना चाह रहे, मैं नाम ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं गधे से श्रम करने की प्रेरणा लेता हूं, तो क्या बुरा है इसमें? नहीं, इस देश को चलाने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए बहुत महापुरुष हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत विचारक हैं, उनके विचारों से प्रेरणा लीजिए। समाज में बहुत सारे लोगों की ऐसी गतिविधियां हैं, उनसे भी प्रेरणा लीजिए। लेकिन प्रेरणा के लिए हम चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको आने वाले 2 साल तक और देश को चलाना है, तो हम चाहते हैं ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जिस प्रेरणा से हमारे देश का कुछ भला हो सके। ऐसे लोगों से प्रेरणा न लें जिससे हमारे देश की बर्बादी हो। आपको लगता है कहीं वोट बैंक में कहीं न कहीं आपको भारी पड़ रहा है, कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदेह हो रहा है वो जो पारिवारिक विवाद था? किसी तरह का कोई वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ता। वही वोट है, वही समाजवादी पार्टी है, वही पार्टी है, सब कुछ। आदरणीय नेताजी को मानने वाला हर व्यक्ति माननीय अखिलेश जी को साथ मजबूती के साथ आज खड़ा है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि माननीय नेताजी के हर काम को अगर पूरा करने की किसी में क्षमता है तो श्री अखिलेश यादव में ही है। इसलिए सब लोगों, पूरी समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की नीयत से आज खड़ी है। और मैं समझता हूँ जिस दिन 11 मार्च को जब परिणाम आएगा और उस परिणाम में जब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तो शायद इस देश और दुनिया में सबसे प्रसन्न कोई होगा तो आदरणीय नेताजी। तो आपको बोलना होता सिर्फ उतना बोलते धर्मेंद्र जी, लेकिन कुछ तो आपके मन में आया होगा ना कि शिवपाल यादव जिसने पार्टी को इतने बुलंदियों पे जो ले गए, जो जिन्होंने पार्टी के लिए इतना किया, जो आपको बहुत प्रिय है, जिनको आप बहुत प्रिय हैं, उनका नाम तो स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं, और तमाम ऐसे लोग जिनको शायद आप भी उसमें से कई नाम रहे हो जिनको न पहचान पाए हो, तो उनका नाम तो ये आपको लगा कि कुछ ज्यादा हो गया शिवपाल जी के साथ? जहां तक स्टार प्रचारक में होना ना होना, आज उस फेज का चुनाव भी खत्म हो गया है, सब बातें भी खत्म है। मैं नहीं समझता इस चीज को छेड़ने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि निर्णय पार्टी लीडरशिप को लेना है कि किस आदमी से पार्टी में कहाँ पे क्या काम लेना है, ये पार्टी लीडरशिप को तय करना है। उसमें मुझे कुछ कहने की ना जरूरत है, ना मैं समझता हूँ मुझे कोई अधिकार है। जिस कांग्रेस को आप पानी पी के गाली देते थे कि साहब देश को बर्बाद कर दिया, हर बर्बादी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, गंदे थे वो आज अच्छे हो गए हमारे साथ आते ही, ये काम तो मोदी जी के पास है, वो सबको पानी पी के वो उनकी पार्टी को। अच्छा, हर बात तो मोदी की इतना भय क्यों है सर कि जो कोई चीज आप होता है आप तुरंत मोदी पे आ जाते हैं? वो करते वही कह रहा हूं मैं। हम लोगों ने कभी नहीं कहा, और पहले भी 90 में
जब जनता दल का विभाजन हुआ, आदरणीय नेताजी को कांग्रेस सीट की कांग्रेस ने उस समय समर्थन देकर सरकार बचाई थी, चंद्रशेखर जी को बनाया था। 96 की संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन था। उसके बाद यूपीए 1 और 2 को समाजवादियों का समर्थन रहा। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी के 27 साल यूपी बिहार का, अगर कोई आपकी आलोचना करने वाला व्यक्ति आपके कामों से प्रसन्न होकर, खुश होकर, अध्ययन करके अगर आपकी तारीफ करे, तो मैं समझता हूं ये तो आपकी उपलब्धि है। तो बहुत बाखूबी से आपने जिस मजबूरी को अपनी योग्यता में तब्दील करते, मतलब ये आपकी काबिलियत थी जिसके कारण विवश होना पड़ा कांग्रेस को। नहीं, निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी के कामों से प्रभावित थे वो, और आज राहुल जी इस बात को कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं मंच। वो इसलिए कह रहे हैं ना कि उनके पास कैंडिडेट नहीं थे। 105 सीटें दे दी आपने। ये पहला ऐसा गठबंधन है धर्मेंद्र जी कि आपने उनको सीटें भी दी और कैंडिडेट भी दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके अपने भी कैंडिडेट हैं। कुछ सीटों में हो सकता है कि कैंडिडेट हमारे पास अच्छे रहे, उधर से लड़ रहे हैं। आज उसको कांग्रेस के सिंबल पे, ये बनारस के भी एक है। तो आपको अच्छा लगता है कि 105 सीटें देना कुछ ज्यादा था, या गठबंधन की मजबूरी थी, आप भी डरे हुए थे कि साहब कोई दूसरा कैप्टन कर ले? ये पार्टी के हमारे नेता का बड़ा है दिल है कि उन्होंने जो सहयोगी हैं उनकी इच्छा जो भी रही हो, कम या ज्यादा, उसको पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद उनकी भी इच्छा पूरी की, समाजवादियों की भी इच्छा पूरी की। आप कहते बुआ जी पत्थरों वाली सरकार है, आपको इतना ओवरलुक करते हैं बीएसपी का है कहीं वजूद की आपको लग नहीं रहा है? मुझे तो नहीं लगता कहीं कोई बड़ी लड़ाई में वो किसी तरह कोई बड़ी लड़ाई नहीं। वो कोशिश में है कि लड़ाई में आए, लेकिन लड़ाई में है नहीं। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनका विश्वास उठ गया है उनके ऊपर से लोगों को, क्योंकि ये कभी भी चुनाव तो अपोजिशन में जाके लड़ती हैं, फिर कभी जाती हैं राखी लेके पहुंचती हैं, कभी गुजरात में तारीफ करती हैं। तो ये प्रदेश का जनमानस इन चीजों को देखता है कि कौन आदमी क्या करेगा, चुनाव के बाद क्या करेगा। क्या बुनियादी अंतर कोई दिखाई देता है पिता पुत्र की कार्यशैली में, कि आपके लिए कोई अंतर नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय नेताजी की जनरेशन और माननीय मुखर्जी की जनरेशन में गैप है। नेताजी के समय राजनीतिक चुनौतियां, राजनीतिक जरूरतें, मुद्दे कुछ और रहे होंगे, आज कुछ और हैं। लेकिन एक बात जो तय है, उत्तर प्रदेश की जनता की विकास, तरक्की, खुशहाली, जिस देह को नेताजी ने शुरू किया और नेताजी ने आगे बढ़ाया, आज माननीय अखिलेश जी उससे भी आगे जाके बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब आप कहते हैं कि हमारा राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है ये 2017 तक नहीं है, हम लंबा ले जाएंगे, दोस्ती लंबी चलेगी 2019 तक के लिए। तो मतलब क्या आप ये संकेत दे रहे हैं कि 2019 में आप प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को एक्सेप्ट करते हैं, जितने खुले दिल से उन्होंने उत्तर प्रदेश में आपको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार किया? देखिए, इसके बारे में हम इतना जरूर कहेंगे, आज ही कहना जल्दबाजी की बात होगी। और चुनाव के बाद लीडरशिप माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर कहा कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। हाँ, एक चीज तय है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि आने वाले समय में 17 के बाद 19 तक भी, और भारतीय जनता पार्टी को भी हटाने के लिए मैं समझता हूँ दोनों ही दल एक होकर चलेंगे तो बहुत बेहतर काम होगा। कम से कम इतना तो मानते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि उसको हटाने के लिए आपको आना पड़ेगा एक साथ, अकेले नहीं हटा सकते समाजवादी में। तो वो हमें हटा ही नहीं सकते थे। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में जरूर मैं कह सकता हूँ जी कई सालों सरकारों में, और मुझे कहने में संकोच नहीं, 89 के बाद जितनी भी सरकारें बनी, इवन आज भी जो एनडीए की सरकार है, भले ही भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे बहुमत में हो, लेकिन तमाम सहयोगियों के साथ है। यूपीए 1-2 भी सहयोगियों के साथ था, संयुक्त मोर्चा भी सहयोगियों के साथ था, नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे, वो भी सहयोगियों की दम पर ही थे। तो दिल्ली के लिए मैं सोचता हूँ जरूरी है कि गठजोड़ होना चाहिए। तो आपको लगता है इस चुनाव को कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आप सही जगह पहुंचे हो, लगातार कोशिश कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 2014 के बाद से, जब से दिल्ली में इनकी सरकार बनी उस समय से लगातार। नेताजी लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई मुंह हैं, कुछ कट्टरपंथी हैं, जब कट्टर बोलाना होगा तो कटियार बोलेंगे, साक्षी बोलेंगे, कुछ नरमपंथी हैं तो बड़ा उदारता दिखाएंगे। तो ये नेताजी बहुत पहले से कह रहे हैं, नेताजी इनको जानते हैं, और यही कारण है तमाम दलों से समाजवादियों के गठबंधन बने, बिगड़े भी, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा के साथ आदरणीय नेताजी ने जब से रानी शुरू की, कभी इनको स्वीकार नहीं किया। वो तो कह रहे 403 में इसलिए नहीं दी क्योंकि सपा बसपा में तो होड़ी लगी उनको देने की। नहीं, बुआ जी ने इसमें लगा रखा है, बुआ जी को इस बात पे कि आप करिए, बाद में फिर राखी बंधवाएंगे, बाद में रक्षाबंधन बनाएंगे। वो तो बुआ जी ने खंडन कर दिया कि हम भाजपा के साथ जा ही नहीं सकते हैं।
उन्होंने कितने बार पहले भी खंडन किया है, उसके बाद क्या नहीं की वो? तो इसे धर्मेंद्र यादव जी जो बहुत सतर्क बयान देते हैं, सवाल आप कुछ भी करिए, जवाब इनका फिक्स रहता है, वो उसी चीजों पे बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, और जाहिर तौर पे इनका कंसेप्ट क्लियर है, चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बने समाजवादी पार्टी की, इसीलिए सिर्फ डेवलपमेंट और अपनी उपलब्धियों से ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं है। धर्मेंद्र यादव, आप दिन भर हमारे साथ रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपको, आपने पूरा घोषणा पत्र सुना दिया कई बार, लगता है कि जो आपके साथ रहेगा उसको भी घोषणा पत्र याद हो जाएगा। नहीं, याद नहीं होगा, वो पूरा भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।